हम लोगों ने थर्मोस्फेयर भी पढ़ लिया। अब हम लोग का लास्ट जो है वो है एक्सोस्फेयर। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है, इसको कहाँ से, तो कोई 400 से 400 किलोमीटर टू कहाँ तक 1000 किलोमीटर तक मानता है, कोई 600 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर तक मानता है। तो कुछ भी लिखा रहे आपको उससे परेशान नहीं होना है, और ना ही कोई आपसे ये पूछने जाएगा। ठीक है, ना ही कोई आपसे इसका लिमिट पूछने जाएगा, क्योंकि कोई कह देगा कि इसका टॉप लिमिट तो 10,000 किलोमीटर तक चलता चला जाएगा। कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये 10,000 किलोमीटर तक हाइट तक चलता चला जाता है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भी आपसे ये चीज़ पूछना ही नहीं है यूपीएससी को किस हाइट तक जाता है। आपको बस इतना जानना है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर या द टॉप मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर क्या है, एक्सोस्फेयर है। आपको ये जानना है सिर्फ। और कहाँ से, थर्मोस्फेयर जो खत्म होती है उसके बाद से ये शुरू हो जाता है। जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000, 1200, 10,000 तक मान लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो लिखिएगा, इट इज द आउटर मोस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। अब मैंने टॉप मोस्ट के बदले आउटर मोस्ट लिखा, टॉप मोस्ट के बदले आउटर मोस्ट लिखा, क्यों, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। देखिए ये है अर्थ, ठीक है ना। अब अर्थ है तो पहला लेयर आ गया क्या, ये लेयर हो गया ट्रोपोस्फेयर। ये दूसरा लेयर क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर। ये तीसरा लेयर क्या हो गया, मेसोस्फेयर। ये चौथा लेयर क्या हो गया, दिस फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फेयर। और अब जो कुछ है, ये जो डॉटेड में बना रहा हूं, ये क्या है, दिस इज द एक्सोस्फेयर। तो देखिए आउटर आउटर नहीं हो कहा जाएगा इसको, या तो अगर आप नीचे से चलो, हाँ अगर आप नीचे से चलो तो अपर मोस्ट है, और इधर से चलो तो आउटर मोस्ट है। ठीक है ना, तो इससे नहीं परेशान हो कि सर आउटर मोस्ट लिख दिए, सर यहाँ अपर मोस्ट लिखा है, नहीं, देखने का नज़रिया है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना हाफ हाफ ग्लास वाटर, किसी ने कहा कि आधा भरा, किसी ने कहा आधा खाली। तो जो नीचे से अर्थ से देखेगा उसके लिए आउटर मोस्ट है, जो यहाँ से स्पेस से देख रहा है उसके लिए, सॉरी, जो नीचे से देखा वो टॉप मोस्ट है, और जो स्पेस से देख रहा है वो कह रहा है आउटर लेयर है। और इसको क्या कहेगा, इनर मोस्ट लेयर कहेगा। ट्रोपोस्फेयर को वो इनर मोस्ट कहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए लाइट गैसेज। लाइट मतलब यहाँ हल्की, यहाँ लाइट का मतलब हल्की की बात हो रही है, रोशनी वाली लाइट नहीं। लाइट गैसेज लाइक कौन कौन सी, हीलियम एंड हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन float into the space from here। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट सच ए ग्रेट हाइट, at such a great height
the density of atoms in the एटम्स मतलब क्या है, एयर के एटम्स की बात हो रही है, ये हीलियम हाइड्रोजन, बाकी और कोई गैस यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्या कहा, कंपोजिशन ऑफ एयर चेंज हो जाता है, तभी तो इसको हेट्रोस्फीयर के कंडीशन में लाया गया ना। मेसोस्फीयर के बाद कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमने क्या पढ़ा था, उसमें नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, हीलियम, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन सब था ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि मेसोस्फीयर के बाद कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो एक तो हेट्रोस्फीयर के इसको कहा गया, तो थर्मोस्फीयर में क्या हो गया, कंपोजिशन चेंज हो गया। और जब एक्सोस्फीयर में आया तो कंपोजिशन में सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन जैसे ही गैसेस बची, बाकी तो और कोई गैस यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर वो सब गैस कुछ भी नहीं है। अगर वो सब गैस यहाँ होती तो फिर इतनी रेयर डेंसिटी होती नहीं, यहाँ पर फिर क्या होता, डेंसिटी हाई हो जाती, गैसेस की मात्रा बढ़ती ना, हैवी गैसेज हैं। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्या है, हैवी गैसेज हैं। तो हैवी गैसेज हैं तो मॉलिक्यूल भी उनका हैवी होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, एटॉमिक मास ज़्यादा, और एटॉमिक मास ज़्यादा तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, उनको फट से नीचे खींच लेगा। और जब ये गैसियस मटेरियल है तो हमें पता है कि गैसियस हो चाहे लिक्विड हो, वहां पर जब लेयर बनती है तो वो डेंसिटी के हिसाब से बनती है, हाईएस्ट डेंसिटी वाला नीचे, लो डेंसिटी वाला उसके ऊपर। हमने पानी के ऊपर पेट्रोल को तैरते देखा है, क्यों देखा है, क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी वाटर से कम होती है। समझ में आई बात। तो वही है कि यहाँ पर जो लाइट गैसेज यानी हल्की गैसेज हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लाइट गैसेज है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम, हीलियम का एटॉमिक मास 2 का 2 गुना 4, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 8, कितना होता है, 8 होता है, तो एटॉमिक मास 16 हो गया। नाइट्रोजन का 7 होता है, एटॉमिक मास 14 हो गया। तो भारी गैसेज हैं, ये क्या है, हल्की गैसेज। समझ में आया। और हल्की गैसेज हैं तो ये इनके एटम्स भी क्या होंगे, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ मिलेंगे, क्योंकि बहुत, अब देखिए कम गैस इतने बड़े एरिया में घूम रही है, इतनी ढेर सारी गैस इतने छोटे से, भाई इस सर्कल का एरिया भी तो देखिए ना, वॉल्यूम, इस सर्कल का वॉल्यूम मिलाइए और इस सर्कल का वॉल्यूम मिलाइए, दोनों में अंतर हो गया, तो मास बाय डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम, हर तरीके से क्या हो गया, ये लो डेंसिटी के हो गए। तो यहां पर क्या है, इस हाइट पर डेंसिटी ऑफ द एटम्स इन द एटमोस्फेयर क्या होगा, वे एक्सट्रीमली लो, इज एक्सट्रीमली लो। तो हर तरीके से क्या है, लो हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा द एटमोस्फेयर in this region, the atmosphere in this region is so rarefied, rarefied मतलब इतना ज़्यादा रेयर है, इतनी ज़्यादा दूर है, that is resembles a nebula or it gradually merges, हाँ हाँ, resembles, बी भी आएगा, resembles a nebula or gradually merges with the outer
स्पेस मतलब इतना एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है कि लगता है कि वहां पर कुछ है ही नहीं, निर्यात की तरह, यानी कि क्या कहते हैं, वैक्यूम की तरह फील होता है इस तरह से। ठीक है ना। तो यहां पर लगता है कि स्पेस की में हम आ चुके हैं। इस तरह से हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है। लेकिन कुछ इक्का दुक्का पॉइंट और हैं, उनको लिख लेते हैं। तो ये हमने एक्सोस्फीयर तक लिख लिया। ठीक है ना। ठीक, यहां तक लिख लिया। अब एक दो लाइन छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उनको लिख लेते हैं। ठीक है। ये यहां तक कि 5 लेयर की कहानी समझ में आ गई ना। पांचों लेयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, पांचों लेयर की कहानी समझ में आ गई। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये रब कर दो। तो ये हमने पांचों लेयर यहाँ लिख लिए। अब इस पांचों लेयर को लिखने के बाद अब आप क्या करो, एक लाइन या दो लाइन का गैप छोड़ के एक पॉइंट लिख लो। इससे बहुत रेयर चांस है, लेकिन ये बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, लिखिएगा, एट द आउटर मोस्ट बाउंड्री, एट द आउटर मोस्ट बाउंड्री of our atmosphere, at the outermost boundary of our atmosphere क्या होगा, काइनेटिक टेम्परेचर। काइनेटिक टेम्परेचर का मतलब, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उस मूवमेंट की वजह से उसमें जो एनर्जी, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जब वो मूव होगा तो उसमें टेम्परेचर भी डेवलप होगा, हीटिंग आएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, काइनेटिक टेम्परेचर। तो काइनेटिक टेम्परेचर में रीच ए फैंटास्टिकली हाई वैल्यू, कितना हाई वैल्यू ऑफ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस। 5005 यानी कि आउटर मोस्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, एक्सोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, यहाँ पर टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, हाउ एवर दिस टेम्परेचर in its real sense is entirely different from that at the earth's सरफेस। ये पूरा पॉइंट लिखिए, फिर आपको समझाऊंगा ये क्या कंसेप्ट है। अर्थ सरफेस लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, इफ एन एस्ट्रोनॉट inside a स्पेस क्राफ्ट, या कह लीजिए इस जो स्पेस स्टेशन है, या जो स्पेस स्टेशन है, क्या है, स्पेस क्राफ्ट या स्पेस स्टेशन, वेयर टू टेक्स आउट हिज
takes out his hand, it would not feel hot. It would not feel hot. अब ये कंसेप्ट समझिए तब पता चलेगा कि आपके बेसिक फिजिक्स का ये ज्ञान है, एकदम 9th-10th का जो फिजिक्स है ना, वही चीज़ यहाँ पर काम आएगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है ना। क्या हुआ लिखिएगा, मीन्स डिस्पाइट सच हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब क्या, 5500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, मीन्स डिस्पाइट सच हाई टेम्परेचर द thermosphere is not hot, not hot in the way we might expect, comma, because temperature and heat are two different things, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो मैंने ये जो लिखवाया है इसको आपको समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। ये जो आपको, इसको आप ब्रैक एक बॉक्स में रख कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि जब हम आउटर मोस्ट बाउंड्री पर पहुँचते यानी कि थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर में पहुँचते हैं, एक्सोस्फीयर में इतना टेम्परेचर राइज हो जाता है कि वो 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, लेकिन फिर भी हमें वो फील ही नहीं होता है। वो हम उसको हॉट, जैसे अर्थ पर अगर आप 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, अभी आप एक गर्म पानी का वो केटली उसको छू लीजिए, कितना होगा, मुश्किल से 70-80 डिग्री टेम्परेचर होगा। या जो गरम रोटी अभी टच कर लीजिए, हाथ जल जाता है, गरम तवा हो हाथ जल जाता है। लेकिन 5500 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बावजूद भी एस्ट्रोनॉट अपना हाथ अगर स्पेस क्राफ्ट से या सैटेलाइट से बाहर निकाल रहा है या स्पेस स्टेशन से, तो उसको वो हीट महसूस ही नहीं हो रही है, वो टेम्परेचर उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा है। और आपने सुना होगा कि आज एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, स्पेस वॉक करते हैं। या अगर मैं कह रहा हूँ, हमने चंद्रयान 2 भेजा, हमने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 भेजा, न जाने हमने आदित्य L1 मिशन भेज दिया, नासा ने अपोलो मिशन भेजा, सारे इतने ढेर सारे मिशन तो सब भेजते रहते हैं आसमान स्पेस में। और अगर चांद तक पहुंच रहे हैं, मंगलयान भेजा, मंगल तक पहुंच रहे हैं, आदित्य L1 सन के चारों तरफ परिक्रमा करेगा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को पार करके गए हैं ना, क्योंकि वो तो लाखों किलोमीटर दूर गए हैं, उन्होंने इसको पार किया है। और 5500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को पार किया जो स्पेसक्राफ्ट या जो सैटेलाइट या जो रॉकेट, उसको तो पिघल जाना चाहिए था भाई। बना किससे, कार्बन फाइबर से, स्टील वगैरह, टाइटेनियम वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों से बना होगा ना। कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का तो 1700-800 डिग्री सेल्सियस पर आयरन मेल्ट कर जाता है, हवा 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो पूरा मेल्ट कर जाएगा, ये तो 5000 डिग्री सेल्सियस है। तो वो सारे स्पेस क्राफ्ट, वो सारे रॉकेट तो मेल्ट हो जाने चाहिए थे, जो स्पेस स्टेशन मूव कर रहा है वो तो मेल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ मेल्ट। यहाँ तक कि जब उसमें से बाहर निकलते हैं स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स, वो क्या, वो मतलब एक क्या कहते हैं, एक वहाँ पर एक
उसका कुछ अलग सा नाम है, उसके थ्रू वो कनेक्टेड रहते हैं, एक चेन के थ्रू या जो भी कह लीजिए, कुछ केबल्स वगैरह के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो उससे टूट जाए। आपने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा। तो वो तो मर जाने चाहिए इस टेम्परेचर में, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बेसिक सी कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस। हम टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है किसी भी चीज की उसकी एक्चुअल अवस्था। हम क्या कहते हैं? बुखार है, टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया है, यानी बॉडी की वो अवस्था है। ठीक है ना? आज टेम्परेचर हमारे एरिया का 32 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हमारे एरिया का जो अवस्था है, वो उसका कंडीशन है, वो 40 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन फिर भी हीट नहीं महसूस हो रही है। हीट क्या होती है? हीट जो होती है वो फील होती है, यानी कि एक अनुभव है। अनुभव इन द सेंस कि ट्रांसफर है। क्या है? ट्रांसफर है। और ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। लेकिन एक्सोस्फीयर में तो मीडियम है ही नहीं ना, वो तो बहुत रेयर है। तो वो ट्रांसफर होता ही नहीं है, वो ट्रांसफर होता ही नहीं है, तो वो फील होता ही नहीं है, वो टेम्परेचर फील ही नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है? वो 5000 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो भी हमें फील नहीं होता। लेकिन हाँ, अब कहिए कि सर सन के आसपास भी तो मीडियम नहीं है, तो वहां क्यों नहीं कोई पहुंच सकता? लेकिन सन कट में तो लाखों डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है ना भाई, वो तो लाखों तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से एक लिमिट के बाद सारा कुछ, हम जो कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं एक लिमिट तक पढ़ते हैं, उस लिमिट के बाद वो चीज काम नहीं आती है। हाँ। हाँ स्पीड, हाँ तो स्पीड भी हाई, तो वो तो स्पीड हाई है तो फिर उसको क्या होना चाहिए? उसको तो फ्रिक्शन से जल जाना चाहिए, फ्रिक्शन वजह से जल जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक तरीका है कि हमने हर एक चीज मेजर कर रखा है। कभी भी जब भी कोई रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है, तो उसको आप ये मत सोचिए कि स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट लॉन्च किया तो हमने क्या किया। ये मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के इस जगह से क्या किया, या इधर बना देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ पे ये कोई जगह है, तो यहाँ पर वो मान लीजिए श्रीहरिकोटा है। अब यहाँ से जब लॉन्च किया तो ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाता है कभी भी स्पेसक्राफ्ट। उसको क्या करते हैं, जब लॉन्च करते हैं तो कुछ हाइट के बाद उसको क्या करते हैं, ऐसे टर्न करते हैं। वो अर्थ का क्या करता है, चक्कर लगाना शुरू करता है। क्या करता है? अर्थ का चक्कर लगाता है एक सर्कुलर मोशन में। और ऐसे करते करते वो क्या करता है, पहले ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर निकलता है, और उसके बाद फिर उसकी क्या करते हैं, हम उसको स्केप वेलोसिटी देते हैं। तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते उसको हम स्केप वेलोसिटी देकर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना? नहीं तो अगर वो फ्री फॉल वाला स्पीड अगर आ गया मेट्रॉयड की तरह तो जल जाएगा। मेट्रॉयड क्या है? मेट्रॉयड जब गिरता है तो वो फ्री फॉल गिरता है। तो फ्री फॉल मतलब mg जो है, g उस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, mg क्या है? एक्सीलरेशन है ना, स्मॉल जी। कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उसकी वजह से उसमें स्पीड आ गई। स्पीड आ गई तो क्या हो गया, वो स्मॉल जी एक्सलेशन वाला काम करने लगेगा। तो वहां न्यूटन्स फॉर्मूला लगता है, v² यू स्क्वायर प्लस ए, और फ्री फॉल है। ठीक है, तो वहां पर जी हम मैक्सिमम 10 ले लेते हैं, तो वहां स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये फ्री रॉकेट के साथ या स्पेसक्राफ्ट के साथ फ्री फॉल की कंडीशन नहीं है। रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट के साथ फ्री फॉल की कंडीशन नहीं है। इसको हम कंट्रोल्ड स्पीड में पहले रोटेट कराते हैं और फिर धीरे धीरे हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी भी जो होती है वो भी इतना नहीं होती है कि इसमें हीट
आग पकड़ ले। लेकिन जब कल्पना चावला वाला जो स्पेसक्राफ्ट था वो जब क्रैश किया था तो वो क्या हुआ था, उसमें लैंडिंग के समय जो हीट उसके क्या कहते हैं, स्पीड को कंट्रोल करने की जो वो सिस्टम था वो फेल हो गया। क्या हो गया, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई, वो फेल हो गया। तो वो स्पेसक्राफ्ट फ्री फॉल हो गया। जब फ्री फॉल हुआ तो फिर वो बहुत तेजी से नीचे आया और फिर फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग पकड़ लिया और इतना तेजी से आगे वो टकराया कि वो ब्लास्ट कर गया और जितने एस्ट्रोनॉट थे सब मारे गए थे। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर के पांचों लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर पढ़ लिया और एक छोटा सा कंसेप्ट हीट और टेम्परेचर का समझा। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है हीट बजट। क्या है? हीट बजट। हीट बजट, ठीक है। तो अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीट बजट।